नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है जो जन स्वराज पार्टी के लीडर है, और साथ में गजेंद्र मांझी जी हमारे साथ हैं जो कि जन स्वराज पार्टी के लीडर है। बिहार में जो परिस्थिति बन रही है, बिहार में जिस तरह से जन स्वराज एंट्री ले रहा है, राजद हो, भारतीय जनता पार्टी हो और जदयू हो, तमाम पार्टी के बीच से निकल के जिस तरह जनता के बीच में जन स्वराज पार्टी अपनी बात रख रही है, कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियां जो है एक तरफा से जन स्वराज का विरोध कर रही है। और लगता है कि जन स्वराज इस बार जो विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है 2025 का, उसमें कुछ अच्छा करने वाली है। आइए हम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर से सवाल पूछना चाहते हैं। सर, बिहार में आपने अभी तक क्या किया है पब्लिक के लिए? आपकी पार्टी क्या की है? आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय बिहार और जय भारत की बात करते हुए मैं जन स्वराज के बारे में पहले स्पष्ट कर दूं कि अभी 2 अक्टूबर को ही ये पार्टी अभी आई है फ्लोर पर। जो इसके विचार हैं वो पिछले 2 सालों से गजेंद्र मांझी जी हमारे बड़े भाई हैं, वो इसके पूरे इतिहास को आपको बताएंगे। ये जन स्वराज एक बदलाव की आवाज लहर है जिसको जनता तक पहुंचाने के लिए, राजनीतिक तौर पे पहुंचाने के लिए जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2024 में इसका आगाज हुआ है। तो अभी करने का तो सवाल ही नहीं है। अब तो सवाल है कि जो सवाल उठा रही है वो जनता के सवाल है कि नहीं, जनता की जरूरत है कि नहीं, इस बात के लिए ये पार्टी आई है। बिहार के हालात को बदलाव के लिए ये पार्टी काम कर रही है। गजेंद्र मांझी से सवाल है कि सर ये बताए कि आप बराबर कर रहे हैं कि पब्लिक को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला है। जन स्वराज पार्टी जनता के लिए क्या कुछ की है अब तक? हम जन स्वराज के बारे में जो सवाल है जी, सवाल विपक्ष से नहीं होता है, सवाल सत्ता से होती है। सत्ता ने क्या नहीं दिया है, यह सवाल जायज होती है। गरीबी रेखा बढ़ रही है, आप जाएंगे तो गरीबों के जो राशन है 5 किलो के बदले 4 किलो मिल रहा है, ये जग जाहिर है। इनके मंत्री जानते हैं, इनके अफसरान जानते हैं, लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल तो सत्ता से होगी ना, सवाल जन स्वराज से नहीं होगा, सवाल सत्ता से होगी। देखिए, सवाल इन्होंने राशन की बात कही है। आपके पार्टी के प्रमुख जो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा कि जो राशन मिलता है वो राशन से लोग की गरीबी नकारा बढ़ती है, इसके जगह शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया कि आपने जो अनाज दे रहे हैं उसके जगह शिक्षा या कुछ और दिया जाए, जिससे यहाँ की गरीबी दूर होगी, लोग को ज्ञान होगा तो खुद अपने आप से अनाज खरीद सकते हैं। इस पे उन्होंने कहा, आप इस पे क्या राय देते हैं? जबकि राशन की बात कर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन तो इसी का नाम है कि आप जो वोटर, जो देश का मालिक है, देश का मालिक कौन है? अपने नुमाइंदे वो सदन में भेजता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाता है अपने वोटों से। तो मालिक कौन हुआ? मालिक वोटर हुआ। और वोटरों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये व्यवस्था राजा को आप भीख दे रहे हैं और उसके नौकर जो है मलाई चाट रहे हैं। उनके लिए चलने के लिए इतना किलोमीटर पर किलोमीटर पैसा चाहिए। ये 400 करोड़ का MLC फ्लैट बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन इंदिरा आवास का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इनका जो भी तनख्वाह है वो 28 तारीख को गिर जाता है। लेकिन एक बेनिफिशियरी का जो लाभुक होता है सरकारी योजनाओं का, देखिएगा कि जब तक वो घूस नहीं देता है तब तक उसके खाते में वो पैसा नहीं आता है। तो ये जो सिस्टम है, और फिर आप एक इंस्पेक्टर पर सर्किल इंस्पेक्टर, उसके ऊपर दरोगा, ये जो पूरा सिस्टम है, लूटपाट का जो पूरा सिस्टम है, इसमें परिवर्तन कहाँ है? ये तो व्यवस्था परिवर्तन ये होनी चाहिए थी कि आदमी जिसका नाम लिखा गया डायरेक्ट उसको ये अधिकार देना चाहिए था कि वो अपना घर बना ले। ये पैसे मैं दे रहा हूँ, घर बना लीजिए, कुछ शर्तों पे आप कर लेते। आपने उस पर कितने तरह के पदाधिकारी, महादलित, टोला सेवक, क्या क्या नहीं किया। ये सब टोला सेवक, महादलित सेवक और जितने भी लोग हैं, ये सेवक नहीं है बल्कि उनके दलाली का सेंटर बन गया है, वसूली केंद्र, और ये एजेंट बन गए सरकार के। तो हम ऐसी व्यवस्था में कहां से आप तय कर सकते हैं कि गरीबों का विकास हो सकता है? वो लूटने की एक नई प्रक्रिया
तय की गई है। व्यवस्था इसका परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सत्ता में आके व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? सत्ता के बाहर से व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्या? बाहर से व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष होते हैं और सुधार और उसमें वो आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद होती है, जब देश के संविधान, देश के कानून जब हाथों में होती है ना, तब व्यवस्था परिवर्तन होता है। इसका एक क्राइटेरिया है। जी, तो क्या आपको जिस तरह मोदी जी कहा करते थे कि 5 साल और दीजिए, बदल देंगे देश को, उसी तरह आप भी तो नहीं कह रहे हैं कि हमको 5 साल और दीजिए और हम पूरा ये बात तो उन्होंने 2 लाइन में ही कर दी है। क्या 2 लाइन में? गजेंद्र मान जी ने कहा कि बिना सत्ता के हाँ। आप कानूनों में और व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करेंगे? आंदोलन करके करिएगा, और कैसे तो करिएगा? आंदोलन तो पिछले हजारों साल से हो रहे, दलितों के परिस्थिति में तो परिवर्तन हो गया। कुर्सी ही चाहिए, मुख्यमंत्री वाला कुर्सी नहीं तो सत्ता चाहिए। सत्ता चाहिए। कुर्सी अलग चीज हुआ। हाँ। अगर मैं मंत्री बन गया हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा किसी की बात को मैं लागू करूंगा, और सत्ता का मतलब है कि हम जो चाहें हाँ। इस इस देश और प्रदेश में कर सके, वो सत्ता चाहिए। जी। और कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि सत्ता पर काबिज हो, कुर्सी पर नहीं। और राजनीतिक उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, और उस राजनीतिक हथियार का जन स्वराज का मुख्य लक्ष्य है सत्ता पे काबिज होना। जनता से कोई लेना देना नहीं। सत्ता एक माध्यम है परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन स्थिति का नहीं, नियमों का नहीं, बल्कि व्यवस्था के परिवर्तन। अब आप जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं कि आज हमें कोई शिकायत होती है, इंदिरा आवास में मान लीजिए घूस मांगा जा रहा है, तो हमें क्या कहा जाता है? आप वीडियो की शिकायत कीजिए। क्या वीडियो को मैंने वोट देके बुलाया? हमने तो विधायक को चुना था। जी जी। हमारा हक तो बनता है कि हम विधायक के आवास को घेर लें और हम पूछे कि तुमने कैसा वीडियो भेजा है जो तुम्हारे इलाका में रह के हमें रंगदारी पूर्वक घूस मांगता है, और तुम विधायकी में बैठ के मजे मार रहे हो। हमारी अगर सत्ता आती है तो हम ऐसी भी व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कहेंगे कि आपकी शिकायत विधायक को लेना होगा, और विधायक भेजेगा वीडियो को थानेदार को कि आपने इस पर क्या कार्रवाई किया। तब सही मायने में सत्ता का जो है प्रयोग जनता कर पाएगी। ये मुलाजिमों और नौकरशाही से सत्ता और जनता की हक और अधिकार नहीं लागू किए जा सकते। सर, पिछले दिनों आपने बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन किया, लेकिन आपकी आंदोलन को सरकार ने तवज्जो नहीं दिया, और आप जो बीपीएससी का जो समस्या है छात्रों की लगातार बनी हुई, क्या मतलब यही वेटिंग नहीं है आपका क्या? यही तो दुखद बात है कि सत्ता की इतनी मदहोश है, मुख्यमंत्री इतने तनाशाह हो गए हैं कि सवालों को, जनता के सवालों को सुनना नहीं चाहते। जी। जो सवाल है, जो जनता के दर्द को नहीं समझे, वो निरंकुश सरकार होती है, और नीतीश कुमार निरंकुश सरकार है। इसलिए बीपीएससी के छात्रों के सवाल जो था, वो सवाल को हल करने में इनकी निरंकुशता ही प्रदर्शन करता है, और निरंकुश सत्ता को जनता ज्यादा दिन टिकने नहीं देती है, और 2025 में इन्हें उखाड़ करके दम लेगा छात्र आंदोलन और नौजवान और किसान मजदूर सब मिलकर। आपकी पार्टी जन स्वराज राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बीपीएससी का मुद्दा उठाया, या क्या यह सही है? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एक और ऐड ऑन कर देता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तो ये भी नहीं पता था कि लाठीचार्ज हुई है। उन्होंने आके पब्लिक डोमेन में कहा कि लाठीचार्ज हुआ है, हम देखते हैं। तो वो कैसे सत्ता को चला रहे हैं, कैसे नौकरशाहों के बीच में घिरे हुए, ये तो स्पष्ट है। तो ऐसे भी परिवर्तन हो जाए। और जहां तक जन स्वराज माइलेज लेने की बात करते हैं, आपको स्पष्ट कर दूं, जब हम राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीतिक नहीं करेंगे तो धनिया का खेती करेंगे। मेरे सवाल है आपसे कि हम जब पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो क्या आप लोगों को भड़का के अगर वो आतंकवाद कानूनी ढंग से कीजिएगा? आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीपीएससी के जो छात्र बैठे हुए थे, वो सब सारे गुंडे मवाली और अपराधी थे? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, जिनको भड़का के और आयोग बना हुआ है, मेरे आयोग बना हुआ है, आयोग का ठीक है, आप कह लीजिए, मैं ये अनुसार जो काम होगा वो सही होगा। तो आपको जब ज्ञापन दिया गया, सारे सबूत दिया गया, निरंकुशता की बात कही, क्या उस पर कार्रवाई हुई? आपने एक लाइन में बोल दिया कि आयोग ने ये कहा, इसकी जांच हुई। जांचों का आपने जांच रिपोर्ट आपने प्रेस के सामने कहा
पब्लिक डोमेन में कहा कि हमारे साथ देखिए ऐसा ऐसा हुआ, इनके आरोप निराधार हैं। जब प्रतियोगिता परीक्षा, योग्यता की परीक्षा पे भी अगर बेईमानी होने लगे तो इस संसार में रह क्या जाएगा। बेईमानी से संसार नहीं चलती है, सत्यता से संसार चलती है, और सत्यता का छिपाने का पाप किया है नीतीश कुमार ने और उनके कुनबे ने। ये मेरा कहना, ये हमारी पार्टी का सोच है। पहले नीतीश कुमार जी राजद में थे तो राजद के लिए बहुत अच्छा थे, बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे हो गए, और पहले उनके लिए मतलब अच्छे नहीं थे, कई तरह की कमियां वो निकाल रहे थे। कहीं आप लोग भी तो कहीं आप नीतीश कुमार जी आप लोग के साथ आ जाए तो कहीं आप लोग भी बड़ाई करने लगे तो नहीं। अभी आप लोग को नीतीश कुमार जी अच्छे नहीं लग रहे, उनके हजार कमियां महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ सत्ता के लिए दौड़ में तो नहीं है, पब्लिक के लिए आप कब काम कीजिएगा? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है जी। अभी जो नीतीश कुमार जी का लगातार पब्लिक डोमेन में जो बयान आ रहा है, चाहे वो औरतों के बारे में, आशा दीदी के बारे में हो, बीपीएससी के बारे में हो, उससे तो स्पष्ट है ना, जनता देख रही है कि ये कठपुतली सरकार है, इसको कुछ नौकरशाह ही चला रहे हैं। और आदमी जो वोट करता है, बिहार का जो जनता है, किसी दल को वोट करता है, ना कि नौकरशाहों को वोट करता है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार तो जाना तय है, सवाल उस पर नहीं है। आपका सवाल है, एक सवाल आपका मैं दूंगा, पहले ये पूरा तो होने दीजिए, आपका सवाल पूरे नहीं हुए हैं। आपने कहा कि कहीं आप सत्ता के लिए तो नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम सत्ता में ना आए, आरजेडी आए, भाजपा आए? आप भाजपा की वकालत कर रहे हैं? हम किसी की वकालत नहीं कर रहे। तो आप कहना क्या चाहते, जब हम राजनीतिक पार्टी हैं तो हम राजनीति करने आए और सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो लाजमी है कि हमको सरकार में आना पड़ेगा और सत्ता हमें लेना पड़ेगा। कोरी बकवास करने पर, सड़क पर रहने से तो ये सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। अब आप अपना आगे का सवाल पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह धरातल पे काम होना चाहिए जनता के लिए, और आपने देखा होगा पिछले 15-16 साल जो पिछला जो लालू राबड़ी की जो सरकारें थी, और उस सरकार में जो काम हुआ और नीतीश कुमार जी के सरकार में जो काम हुआ, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, तमाम तरह के लोग जो सरकारी नौकरियां में आए, तो वो एक तरह से विकास का डेवलपमेंट हुआ। तो क्या नीतीश कुमार जी की जो सरकार में जो विकास हुआ बिहार का, उसको विकास आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? किनसे, हमारे से सवाल है या गजेंद्र माझी से? आप ही से सवाल है। हमारे से सवाल का सीधा सा बात कर, जब तक नीतीश कुमार जी ने इसको विकास मानते हैं कि नहीं मानते हैं? विकास का मॉडल जो होता है, आपने जो तय किया वो विकास आपने पाया। अब कौन सा विकास कर रहे हैं? ये नौकरशाही का, कि दाखिल खारिज में पैसा लगना चाहिए, इंदिरा आवास में 30,000 रुपया लगना चाहिए, खाता न भाई, जो अफसर कहे वही सही, अफसर के खिलाफ आपने बोला तो आपको जेल हो जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट हो जाए। लोकतंत्र में जनता की बात वरीयता रखी जाएगी कि नौकरशाहों की बात? सवाल इस पर है। व्यवस्था की बात है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है, और आपने इस लोकतंत्र में सर्वोपरि नौकरशाह को बना दिया। इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। ये हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, चुनना जनता को है। तो आप इस सवाल पे आपके क्या राय हो सकते वो देख लीजिए, लेकिन हम लोग जनता की राय को मानेंगे। सिस्टम में जो नौकरशाही की बात हमेशा नीतीश कुमार के शासन में की जाती है, सिस्टम को सही करने के लिए नौकरशाही को ज्यादा तवज्जो देना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए बेहतर था, या फिर उनका जो भविष्य में जो उनका राजनीतिक था उसको कमजोर करता है? नौकरशाही को बढ़ावा देना, ब्यूरोक्रेट के बढ़ावा देना, तानाशाह को बढ़ावा देना होता है। ब्यूरोक्रेट तानाशाह के जरिए शासन तब चलाती है जब विधायिका का अंकुश उस पर से खत्म हो जाती है। ये पूरी ये सामाजिक व्यवस्था का संरचना है। तो नीतीश कुमार ने नियंत्रण खो दिया है, इकबाल खो दिया है ब्यूरोक्रेट पर से। इसलिए जाइएगा, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइएगा, तानाशाही से कर्मचारी बात करेगा, तानाशाही से अफसर बात करेगा, वो बात नहीं सुनना चाहेगा, वह काम नहीं करना चाहेगा और नहीं चाहती है। तो तानाशाही
तो लोकतंत्र में इतना न चरम पर पहुंच गया है कि जो अनुच्छेद जो 19 है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आत्मा है कि हमें जो अधिकार देता है बोलने का, उसमें भी रोक चलने का, रहने का, बात करने का, जुलूस करने का, प्रदर्शन करने का, उसको तो ये नीतीश कुमार बिहार में मौत करा दिए अनुच्छेद को। सर लास्ट सवाल आप लोग से है। लास्ट लिस्ट बोलिए, हाँ, अभी शुरू किए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात लास्ट है। सवाल है, 2025 का जो चुनाव होने वाला है, हाँ। क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? और चुनाव लड़ने के बाद क्या उसका स्थिति अनुमान की है आप लोगों ने? मुझे लगता है कि पहले सवाल के क्या लड़ेगी, हाँ, तो लिख के भी दिया गया है हाँ, और घोषणाओं में तो बार बार सुनते ही होंगे जी, आपके कि मुंह से सुनना। 242 नहीं, हाँ, 243 243 पे चुनाव 242 नहीं, नहीं। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जी। अब रहा सवाल कि क्या हमारी स्थिति रहेगी अनुमानित? हमारी स्थिति यही रहेगी कि जो जनता बदलाव चाहती है, हाँ। जो जनता इस तानाशाही से त्रस्त है, हाँ। जो जनता जातिवाद से परेशान है, जो कौम जो सांप्रदायिकता से परेशान है, हाँ। उनका जो एक जमात है, हाँ। जो सही लोग, सही सोच वाले और सामूहिक प्रयास होगा, तो जन स्वराज की सरकार बहुमत के साथ इस बिहार में आएगी, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। सर आपसे सवाल, लास्ट सवाल, क्या नीतीश कुमार को कामों को भुलाकर जनता प्रशांत किशोर को वोट देगी बिहार की जनता? बदलाव नीतीश कुमार की तो जनता भूल गई है, लालू यादव को भी भूल गया है, बीजेपी को तो कोई सत्ता में आने देना नहीं चाहता है। लालू यादव जी का बयान भी है। और जन स्वराज अपना जो थीम रखा है कि मैं जन स्वराज आएगा तो जनता का स्वराज लाऊंगा, अच्छा राज लाऊंगा और जनता का जन स्वराज लाऊंगा, यानी स्वतंत्रता और आजादी लाऊंगा जनता के। इसलिए चुनाव जन स्वराज ही जीतेगा बिहार में। और ये नीतीश तो जाने वाले हैं, 20 साल बहुत हो गया, 15 साल छोटा बड़ा भाई राज किया, अब 20 साल इनका भी छोटा भाई के पूरा हो गया। अभी दोनों इन तमाम लोगों की विदाई होने वाली है और जन स्वराज आने वाली है। लोहिया के शब्दों में कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसलिए जन स्वराज आने वाला है और ये लोग जाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र मान जी और डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हमारे साथ थे। ये चर्चा था सरकार के ऊपर और खासकर जन स्वराज पार्टी के। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनहित में शेयर करें ताकि आपको पता चले कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, बेनिफिट टीवी में आखिर हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। जय भीम, जय बिहार।